60-40 नहीं चलता हुआ फॉर्मूला सेट हुआ है। हालांकि कई विधायक कह रहे हैं, इसलिए सारे तो हम लोगों ने बार बार सदन में इसलिए हंगामा एक सप्ताह तक करीब करीब होते रहा कि अगर हम नियोजन नहीं दे पाएंगे तो हम भत्ता बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो घोषणाएं तो हर समय वो करते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। तो घोषणाएं तो ये बार बार करते हैं लेकिन काम नहीं करते। देखिए उनको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, सरकार की झांसे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि सरकार ने 3 वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे, आश्वासन के सिवा कुछ किया नहीं। अगर 3 या 4 दिनों का समय मांगा है तो ठीक है, उसके बाद अगर वो पूर्ति नहीं करते तो अपने हक के लिए छात्रों का आवाज उठाए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान नियोजन नीति पर पक्ष और विपक्ष में हर दिन कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। सदन के बाहर कह ले या सदन के अंदर कह ले, लगातार जो है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते आई है और कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए ज्वलंत मुद्दा है। चूंकि नियोजन नीति छात्रों से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर ठोस नियोजन नीति नहीं बनेगी तो बहाली कैसे होगी, नौकरी कैसे मिलेगी। छात्र इसे लेकर आक्रोशित है, कई बार उलगुलान भी कर चुके हैं और हाल में ही वो मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कह रहे थे। लेकिन आलमगीर आलम जो मंत्री है उनसे उनको आश्वासन मिला और 4 दिन का समय मांगा है। ऐसे में और भी कई सवाल है, उन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी साहब हैं। बाबूलाल जी क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्लियर नहीं है या कंफ्यूज्ड है? आपको क्या लग रहा है कि अभी तक ठोस नियोजन नीति नहीं बन पाई है? नियोजन नीति बनी तो कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। देखिए झारखंड सरकार अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड के नौजवानों के साथ राजनीति कर रही है, लोगों को भुलावा में डाल रही है। और आज से नहीं, इनके शुरू से अगर आप देखें, आप याद करिए जब 2013-14 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री कैसे बने उसकी घटना को थोड़ी सी बता देते हैं। पहले तो ये डिप्टी सीएम थे जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ, लगभग 28 महीना डिप्टी सीएम रहे और नियोजन नीति को लेकर के ही उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद सरकार बनाई, राज्य के अपने मुख्यमंत्री बने। उसमें कांग्रेस पार्टी भी सहयोगी थे जो सरकार चला रहे। और उन्होंने 13-14 तक सरकार में रहे मुख्यमंत्री बन करके, लेकिन उन्होंने नियोजन नीति नहीं लाया और कुछ भी नहीं किया। खाली कमेटी बनाते रहा, लोगों को घुमाते रहा, ये दिखाते रहा कि हम कुछ कर रहे हैं, तो कुछ किया भी नहीं। उसके बाद 2014 के दिसंबर में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी और वो सरकार के कालखंड में अपोजिशन के लीडर थे, जेएमएम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी। तो सदन में वो हंगामा करते रहे नियोजन नीति को लेकर के, लेकिन रघुवर दास जी ने नियोजन नीति बनाई और उन्होंने कट ऑफ डेट 1985 को तय किया। और फिर बहाली हुई, लाखों की बहाली हुई, कई क्षेत्रों में बहाली हुई, नियुक्तियां हुई। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो फिर इन्होंने वही राजनीति करनी शुरू की। पहले तो रघुवर दास की ओर से जो नियुक्तियां नियमावली बनी हुई थी उसको उन्होंने समाप्त किया और समाप्त करने के बाद उन्होंने 10th और 12th पास जो झारखंड से करेंगे बच्चे वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से भी 10th और 12th पास करेंगे वो भी अप्लाई कर सकते, लेकिन अनारक्षित जो कैटेगरी के बच्चे होंगे वो बाहर से अगर 10th और 12th बाध्यता समाप्त कर दी। नहीं, उसको फिर वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो उसी को लेकर के मामला अदालत पहुँच गया था और फिर अदालत पहुँचा तो अदालत ने उसको उस फैसला को उनकी जो नियोजन नीति जो बनाए थे हेमंत सोरेन ने उसको टर्न डाउन कर दिया। लेकिन उसी बीच में उन्होंने एक और नाटक किया। जब ईडी की जब नोटिस आई इनके पूछताछ के लिए तो उन्होंने फिर बना दिया था बिल्कुल स्पेशल सदन बुलाए, बिना कोई बहस किए, बिना कोई चर्चा किए हम लोग तो चुपचाप बैठे रहे। और 1932 उन्होंने आधार वर्ष नियोजन नीति बना करके सब केंद्र को भेजेंगे 9 शेड्यूल में डालने के लिए
हम लोग चाह रहे थे कि भाई उसको, चूंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लिए स्थानीय नियोजन नीति बनाने का केंद्र सरकार के मध्य कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति वो खेल खेल रहे थे। तो 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं कि केंद्र को भेज दिया हाँ, गया। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसके बाद फिर राज्यपाल ने वापस लौटा दी, इधर कोर्ट ने उसको निरस्त कर दी, और इसके बाद जो अभी उन्होंने क्या बनाई है वो स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है लोगों के बीच में। लड़के भी त्रिभुवन की स्थिति में है। तो ये 60-40 नए चलतों का फॉर्मूला सेट हुआ है, हालांकि वही कई विधायक कह रहे हैं। इसलिए सारे तो हम लोगों ने बार बार सदन में, इसलिए हंगामा एक सप्ताह तक करीब करीब होते रहा, सदन को हम लोग नहीं चलने दिया। हम लोग चाह रहे थे कि भाई सरकार ये बतावे तो एक बार, ताकि राज्य में नौजवान बिल्कुल हापों की स्थिति में है, वो भ्रमित है, वो समझ नहीं पा रहे कि सरकार ने कौन सा नियोजन नीति बनाई, क्या नियोजन नीति तो बनाई। कह रहे हैं मंत्री विधायक की अप्रैल में बम्पर बहाली होगी, छात्रों को रोजगार दिया जाएगा, 1 लाख की वैकेंसी होगी। देखिए, ये तो आज से नहीं सुन रहे हैं ना, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से सुन रहे हैं। और प्रत्येक साल ये कहते रहा कि ये नियुक्ति का वर्ष रहेगा, बम्पर बहाली होगी। शुरू में तो यहाँ तक कहा कि अगर हम नियोजन नहीं दे पाएंगे तो हम भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो घोषणाएं तो हर समय वो करते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। अगर आज भी अगर आप देखना चाहें तो जितने बजट सत्र में वित्त मंत्री ने या भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों ने जो भी भाषण दिया उसकी कॉपी होगी, हम ये करने वाले हैं, तो उसको आप एक बार जमीन पर देख लीजिए, कहीं कुछ काम हुआ नहीं, कुछ किया भी नहीं। तो घोषणाएं तो ये बार बार करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। और ऐसे ही आज की स्थिति बनी हुई है, धर्म की स्थिति। तो आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि सदन सही तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं। लगातार लगातार कुछ जन समस्याएं होगी, जनता से जुड़े हुए विषय होगा, तो उस पर फिर हम लोग उठाएंगे ना। कहाँ उठाएंगे, फिर सदन में उठाएंगे, तो सरकार को उस पर जवाब देनी चाहिए। अभी जो सर रोस्टर लागू हुआ है जिला वाइज, अभी देख रहा था मैं, इसको लेकर विपक्ष में टकरार जारी है। ये कहा जा रहा है कि ओबीसी की हक मांगी है, आप इसे कैसे देखते हैं? अब सत्ता पक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने तो उन्होंने ही कम किया था। नहीं, मैं ये कहूँगा कि सरकार ने लगता है कि थोड़ा हड़बड़ी में काम है। राज्य के मुख्यमंत्री को खास करके ओबीसी वर्ग से लगता है कि उनको नाराजगी है। भाई, आप पहले भी आप देखे होंगे कि मामला जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन हमने दिया था, और रिजर्वेशन की सीमा रेखा को हमने 73% तक लिए गए। लेकिन फिर मामला अदालत में गया तो अदालत ने मामला उसको रद्द तो नहीं किया था, एक प्रकार से उन्होंने स्थगित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी जजमेंट आने के बाद आप इस पर विचार कर सकते हैं। तमिलनाडु का मामला सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में था, वहाँ के जजमेंट आ गई, और उस जजमेंट में उन्होंने रिजर्वेशन की सीमा को 50 से आप बढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जरूरी समझे तो उसको वो बढ़ा सकती है, लेकिन उसको ये बतानी पड़ेगी क्यों जरूरी है। उसके बाद पंचायतों में जो रिजर्वेशन है स्थानीय निकायों में, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया था। लेकिन और उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, एक आयोग गठित करके आप उस पर पूरी तरह से सर्वे करा लीजिए, अगर वहाँ की जरूरत होगी तो फिर आप उसको रिजर्वेशन आप दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इस काम को किया नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि भाई इनको हड़बड़ी क्या थी, उनको तो तुरंत, अभी तो बहुत समय हो गया, उतने समय में वो एक आयोग भी गठित कर लेते, और यहाँ क्या स्थिति है, ओबीसी वर्ग की बड़ी संख्या में होती है, और फिर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी पूरी तथ्यों के साथ वो निर्णय लेते हैं तो ले सकते थे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि इससे सवाल लोग पूछेंगे कि भाई आपने इसे क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। एक विषय सर अभी सामने आ रहा है रामनवमी को लेकर, आप भी देख रहे हो हजारीबाग में जो जुलूस निकलता है, डीजे बजाने ना बजाने को लेकर भी यहाँ पर हंगामा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये लाउड स्पीकर की बात हो रही है, तेज आवाज में बजाने की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर हैं। नहीं, हमें लगता है कि आवाज़ तो बिल्कुल आप तय कर सकते हैं पूरे राज्य के लिए, हर चीज़ों के लिए। चाहे शादी ब्याह हो या कुछ भी होता है फंक्शन, कि भाई कितनी डिसिबल या क्या बोलते हैं, तो उसमें से आप बजा सकते हैं।
तो वो एक तय मानक होता है या वो मानक तय करके पूरे प्रदेश के लिए तय। लेकिन आप हजारीबाग में आप डीजे नहीं बजे, 5,000 से अधिक लोगों के ऊपर 107 करना, ये तो बिल्कुल अन्याय है। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लगता है कि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदू समाज को दबाना। और मैं इसलिए इसको कह सकता हूँ कि आपने सुना होगा शिवरात्रि के समय पाकी की तरह दंगा फसाद। और क्या हुआ था, तोरण द्वार लोग बना रहे थे, गेट बना रहे थे, क्योंकि महादेव जी का शादी होता है तो बारात लोग जाते हैं तो भव्य तरीके से गेट बनाते। गेट बनाने को लेकर के जो विवाद हुआ और फिर मारपीट हुआ, पत्थरें चली और फिर कई लोगों को फिर जेल में डाला, केस मुकदमा किया। तो हमारा कहना है कि भाई जिन लोगों ने जो अपराध किया वो उसको रोकिए ना भाई। अगर मुख्य सड़क पर कोई तोरण द्वार बना रहे हैं या पहले से बनते आया है, फिर उसको रोकने का क्या मतलब है। लेकिन आपने जानबूझ करके आप प्रवोक कर रहे हैं हिंदू समाज को, उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं, उनके ऊपर केस कर रहे हैं। हजारीबाग भी वही स्थिति है। हमारा कहना है कि अगर डीजे बजता है तो आप उसकी आवाज को एक सीमा रेखा बना दीजिए, राइट। लेकिन आप डीजे को बंद करेंगे, नहीं बजने देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। एक और सवाल लेंगे सर, ये शराबबंदी को लेकर जो चीजें, वो लगता है कि अगर खुलासा होगा तो कई नामचीन चेहरे सामने आ सकते हैं इसमें। ये निश्चित रूप से हम तो शुरू से कहते रहे हैं। हमने तो उस समय सरकार को पत्र भी लिखा था कि गड़बड़ी हो रही है, इसको आप सुधारिए। लेकिन सरकार तो लगता है खुद ही ये गड़बड़ी कर रही है और खुद ही उसके एक पार्ट है वो किस प्रकार से गड़बड़ी हो ताकि सरकार की खजाना में नहीं बल्कि उनकी तिजोरी में पैसा जाए। अगर ये मानसिकता रहेगी तो फिर कभी भी गड़बड़ी समाप्त नहीं हो सकती। आपको लगता है कि टारगेट ज़्यादा रख लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो लोग बताते हैं कि भाई 4-5 हज़ार करोड़ रुपया आ सकता है। ये तो उस हिसाब से तो टारगेट कम है। वो तो बोल रहे कि राजस्व बढ़ रहा है। अरे राजस्व क्या बढ़ रहा है? आपने पहले जो लक्ष्य रखा टारगेट, फिर बाद में उसको आपने कम किया और फिर आपने जितना कह रहे हैं उसमें तो जो जमानत राशि रखा हुआ है या कौन पैसा उसको फिर लौटाना है 200 करोड़ रुपया समथिंग। तो ये सारी चीजें तो बताते नहीं कि आधा बता रहे आधा छुपा रहे हैं। अच्छा, ये राजीव अरुण एक्का का मामला आपने उठाया था, वो बर्खास्ती अभी नहीं हुई है, अब बाबूलाल क्या करेंगे उसमें? नहीं, हम क्या करेंगे, हमने तो गवर्नर को लिख करके दिया, सरकार को हमने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ईडी को भी हमने लिख करके दिया है। ईडी ने तो उनको नोटिस भी किया है। उन्होंने बजट सत्र का हवाला दिया, बजट सत्र के बाद उनको शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने अपराध किया है तो उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे सर जो गुलगुलान की बात कह रहे हैं, 4 दिन का समय मांगा है, चूंकि आप प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, छात्रों के हित में बोलते रहे हैं, अब उनको क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, उनको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, सरकार के झांसे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि सरकार ने 3 वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे, आश्वासन के सिवा कुछ किया नहीं है। अगर 3 या 4 दिनों का समय मांगा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो पूर्ति नहीं करते तो अपने हक के लिए छात्रों को आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी, कई सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया है। अगर इनकी बातों में आपको दम दिखता है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। अपने सहयोगी अनु के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव, कराची।